मसूरी ट्रेन अटेंड वेलफेयर एसोसिएशन ने टाउन हॉल सभागार में डॉक्टर राधाकृष्णन शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने भी शिरकत की है, जहां उन्होंने शिक्षकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। बता दें कि कार्यक्रम में 55 शिक्षण संस्थाओं ने से लगभग 1368 शिक्षकों ने भी भाग लिया है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा है कि मसूरी शिक्षा का गढ़ है और देश विदेश के छात्र छात्राएं यहाँ शिक्षा हासिल करने के लिए आते हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह के कार्यक्रमों से शिक्षकों का मनोबल बढ़ता है। मैं मसूरी व्यापार मंडल के अध्यक्ष रजत को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। शिक्षकों के सम्मान में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया, तो मैं बड़े कार्यक्रमों में जाता हूं, लेकिन आज जो चेहरे यहाँ पर हैं, जो लोग यहाँ पर हैं, ये वो लोग हैं सुनार की तरह हमारे बच्चों को तराश तराश कर उनका भविष्य बनाते हैं। उनका सम्मान समारोह रजत जी ने यहाँ पर आयोजित किया है। इस सोच के लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। और मैंने कहा ना कि शिक्षक समाज को दिशा देता है, बच्चे को भविष्य को बनाता है। इस कार्यक्रम में कुल मिलाकर 1368 शिक्षक शिक्षिकाएं जो 55 मसूरी की संस्थाओं से, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट सभी संस्थाओं से सबको आज बुलाया गया था, निमंत्रण दिया गया था और लगभग 800 से ऊपर शिक्षक आज उपस्थित थे। और हमें खुशी का विषय है कि आज हम शिक्षकों को सम्मान कर पा रहे हैं। शिक्षक जो है वो समाज की रीढ़ की हड्डी, आने वाले भविष्य के नेता है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला भविष्य जो है मसूरी के शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा, अध्यापकों द्वारा भविष्य उज्ज्वल रहेगा। हरियाणा की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी परिवार रजिस्टर योजना लागू होने जा रही है, जिसके तहत सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने वाले परिवारों को डेटा भी तैयार किया जाएगा। जो परिवार अभी तक सरकारी योजनाओं से दूर हैं, उनको योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। सरकार की ओर से ये कोशिश की जाएगी। साथ ही परिवारों को सरकारी योजनाओं की जानकारी मिले, ये भी कोशिश की जा रही है। वहीं अगर कोई परिवार जो योजना का लाभ गलत तरीके से ले रहा है, उसकी जानकारी भी परिवार रजिस्टर के जरिए पता लगाया जा सकेगा। परिवार रजिस्टर पहले हरियाणा सरकार ने बनाया था, फिर उसके बाद भारत सरकार से एक गाइडलाइंस आई थी कि आप जो है इसको हर स्टेट में इम्प्लीमेंट करिए। हालांकि हमारी जो प्रपोजल है वो हरियाणा सरकार ने जो बनाया था उससे भी थोड़ा सा आगे बढ़ कर के है। ये हरियाणा सरकार में तो केवल परिवार का जो डेटाबेस तैयार किया है, डेटाबेस तैयार करने के बाद उसको फर्दर यूटिलाइजेशन करने का कोई प्लान नहीं था। हम परिवार रजिस्टर में डेटाबेस तैयार करने के साथ साथ हमारी जो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं उसकी बेटर टारगेटिंग के लिए प्लान्स बनाएंगे। क्योंकि इस एक्सरसाइज को करने के बाद हमें मालूम पड़ेगा कि कुछ परिवार ऐसे होंगे जो बार बार जो है सरकारी योजनाओं का फ़ायदा ले रहे होंगे और कई परिवार ऐसे होंगे जो एक बार भी नहीं लिए होंगे। ये हमारे संज्ञान में आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग इसको बेटर टारगेटिंग कर सकते हैं। जो छूटे हुए परिवार हैं उनको भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। स्कूल के बच्चों को यातायात के नियम समझाने के लिए राजधानी देहरादून के आरटीओ परिसर में ट्रैफिक थीम पार्क बनाया गया है, जिसमें सांप सीढ़ी खेल के साथ साथ वाहन चलाने के टेस्ट के लिए भी जगह दी गई है। इसी की जानकारी देते हुए आरटीओ परिवर्तन ने बताया है कि इस थीम पार्क में रोड सेफ्टी के बारे में भी बताया गया है और सांप सीढ़ी के खेल में अगर कोई यातायात के नियमों का पालन करता है तो वो सीढ़ी से ऊपर चढ़ जाएगा और जो नियम तोड़ता है वो एक सीढ़ी नीचे उतर जाएगा। हमारे आरटीओ ऑफिस देहरादून में एक जगह है, उसको हमने पूरी तरह साफ सफाई करके एक प्लेटफॉर्म बनाया है और प्लेटफॉर्म में एक छोटा सा चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क हमने बनाया है। इसमें हमने मार्किंग्स किए हैं, जो सारे साइन हैं, जो ट्रैफिक के नियम के जो मूल सिद्धांत हैं, उसको हमने एक साइन के रूप में दिखाया है, मार्किंग कर रखी है। इसमें सांप सीढ़ी का गेम भी है, जिसमें रोड सेफ्टी के बारे में जो रूल्स हैं उसके बारे में बताया गया है। अगर आप सांप सीढ़ी का गेम है उसमें अगर नियम का फॉलो करेंगे तो आप ऊपर चले जाएंगे गेम में, अगर आप वायलेशन करेंगे तो सांप काट लेगा और आप नीचे चले आओगे। यह बहुत ही अच्छा गेम है, बच्चे इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। साथ ही साथ जेब्रा क्रॉसिंग, स्टॉप लाइन, रेड लाइट,
इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया यहाँ एक 8 का साइन भी बनाया गया है जिसमें कोई 2 व्हीलर वाला ड्राइविंग सीख सकता है। शारदीय नवरात्रि का आगाज होते ही लोहाघाट और चंपावत क्षेत्र के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। लोहाघाट और चंपावत क्षेत्र में मां भुवनागिरी मंदिर, शिला देवी मंदिर, मां बराई मंदिर समेत माता के कई मंदिरों में भक्तों ने पूजा अर्चना की है। इसके अलावा लोहाघाट क्षेत्र के मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगा रहा। क्षेत्र के प्रसिद्ध पंडित ने बताया है कि नवरात्रि के प्रथम दिन मां की शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है। उन्होंने बताया है कि नवरात्र पर्व को काफी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें कई लोग उपवास रखकर भी माता की पूजा अर्चना करते हैं। द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थं पंचमं स्कंदमादिति षष्ठं कात्यायनी सप्तमं कालरात्रि महागौरी चाहि नवमं सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रतिष्ठित। सभी लोगों को आपके चैनल के माध्यम से ये शारदीय नवरात्रि की परिवार सहित अनेक अनेक शुभकामनाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं ऋषेश्वर महादेव में राजेश्वरी माँ भगवती शैलपुत्री का पूजन अर्चन किया जा रहा है। आज प्रथम नवरात्र है। माँ जगत जननी सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। लोग 6 महीने अपने शक्ति अर्जित करने के लिए 9 दिन का पूजन शक्ति उपासना करते हैं, जिससे हर महिला पुरुष की मनोकामना पूर्ण होती है। चमोली के थराली विकासखंड के कोलपुरी गांव में 56 साल बाद सैनिक नारायण सिंह बिष्ट का पार्थिव शरीर पहुंचा है। बता दें कि सैनिक नारायण सिंह बिष्ट 7 फरवरी 1968 को भारतीय वायुसेना के विमान AN-12 में सवार थे, जो कि खराब मौसम के चलते रोहतांग दर्रा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। वही दुर्घटना के बाद विमान में सवार सैनिकों की खोज के लिए सेना और डोगरा स्काउट ने सर्च अभियान भी चलाया था, जिसके चलते अब जाकर मिले सैनिक नारायण सिंह बिष्ट के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव में लाया गया है, जहां सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। और संवाददाता मोहन गिरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहन, किस तरह से देखा भी जा रहा है 56 साल बाद जब सैनिक का पार्थिव शरीर घर पर पहुंचा है तो? जी बिल्कुल, आपको तय करूंगा विशाल की 56 साल बाद जिस तरह से जो 56 साल पूर्व एक विमान दुर्घटना हुई थी भारतीय वायुसेना के AN-12 विमान चंडीगढ़ से उड़ा और ले गया ताकि वहां से सैनिकों को वापस चंडीगढ़ लाया जा सके, लेकिन रोहतांग दर्रे के पास ढाका ग्लेशियर के पास में ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कुल 102 लोग इसमें सवार थे, जिसमें नारायण सिंह भी मौजूद थे। उसके बाद से ही लगातार सेना द्वारा और तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू द्वारा और डोगरा स्काउट द्वारा लगातार सर्च अभियान इस क्षेत्र में चलाए गए ताकि विमान में सवार 102 लोगों में से खोजबीन उन सैनिकों की जा सके। ऐसे में कोलपुरी गांव की चमोली जनपद के थराली विकासखंड के कोलपुरी गांव के शहीद नारायण सिंह का पार्थिव शरीर इस जगह से बरामद हुआ जहां से ये विमान दुर्घटना हुई थी और अब शिनाख्त होने के बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव कोलपुरी लाया गया है, जहां सैन्य सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी गई। मोहन, परिजनों का क्या कुछ कहना है? परिजनों से कोई बातचीत हो पाई हो आपकी? जी, परिजनों की बात करें तो शहीद नारायण सिंह 1968 में जब ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उस समय उनकी जो धर्मपत्नी की काफी लंबा इंतजार उनकी धर्मपत्नी से किया था ताकि वो वापस लौट सके। कोई सर्च अभियान में कुछ ऐसी खबर निकल के आई जो पॉजिटिव हो, एक अच्छी खबर हो कि वो सकुशल वापस लौट पाए। लेकिन जब लंबा समय बीतता गया तो आखिरकार उनकी जो धर्मपत्नी है उन्होंने भी अपने देवर से ब्याह कर लिया और अभी उनकी 2 संतानें, हालांकि जो उनकी धर्मपत्नी है बसंती देवी, उनका भी निधन वर्ष 2011 में हो गया है। परिजनों की अगर बात करें तो परिजन गौरव महसूस इस शहादत पे कर रहे हैं और पूरे कोलपुरी गांव की अगर बात करें तो एक बड़ी भारी भीड़ ने आज एक शहीद को अंतिम विदाई दी है। भारत माता की जय के नारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो गया। बिल्कुल मोहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लोहाघाट टनकपुर नेशनल हाईवे स्वाला के पास काफी दिनों से क्षतिग्रस्त है। मार्ग क्षतिग्रस्त होने की वजह से उत्तराखंड परिवहन निगम के लोहाघाट डिपो की बसों का संचालन भी पूरी तरह से ठप हो गया था, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा था।
अब ऐसे में लोहाघाट डिपो को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन अब एक बार फिर नेशनल हाईवे पर बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है, जिससे अब एक बार फिर से लोहाघाट बस स्टेशन की रौनक लौट आई है। वहीं यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए स्वाला में बसों को काफ़ी सावधानी से निकाला जा रहा है। हल्द्वानी में शारदीय नवरात्रि के पहले दिन क्षेत्र के कई मंदिरों में पूजा अर्चना और मां शैलपुत्री की पूजा की गई है। बता दें कि दशभुजा महालक्ष्मी मंदिर और शीतला देवी मंदिर समेत कई मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ भी लगी हुई है। इसी बीच महामंडलेश्वर श्री सोमेश्वर यति महाराज ने बताया है कि दशभुजा लक्ष्मी मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां माता के सभी 9 रूप विराजमान हैं। हर नवरात्रि यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आकर माँ दुर्गा की आराधना करते हैं और उनका आशीर्वाद भी लेते हैं। हिंदू धर्म का माँ भगवती की आराधना का दिन है, जिसे हम लोग शारदीय नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। हमारे यहाँ 4 प्रकार की नवरात्रि होती हैं। एक तो शारदीय नवरात्रि और दूसरा वासंतिक नवरात्रि और 2 यहाँ पर गुप्त नवरात्रियाँ होती हैं। इन चारों नवरात्रियों का अपना अपना विशेष महत्व है, किंतु शरद ऋतु के काल में भगवान माँ जगतदात्री देवी अपने 9 रूपों के स्वरूप के साथ इस धरा पर आती हैं और सभी श्रद्धालु भक्त लोग माँ भगवती की आराधना पूर्ण रूप से यह शरद ऋतु के आगमन की खुशी में होती है। देवभूमि उत्तराखंड में सरकार कोशिश कर रही है कि राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो। फैक्ट्रियां लगेंगी तो प्रदेश के युवाओं को राज्य में ही रोजगार और नौकरियां मिलेंगी। लेकिन इन सबके बीच केंद्र सरकार के एक आदेश ने विपक्ष को ये मौका दे दिया है कि वो सरकार की नीतियों पर सवाल उठा सके। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड की 620 औद्योगिक इकाइयों को केंद्र सरकार से बड़ा झटका लगा है। केंद्र ने राज्य में स्थापित 620 औद्योगिक इकाइयों को सब्सिडी का लाभ पाने के लिए अपात्र घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार ने इसके पीछे रजिस्ट्रेशन और अन्य तकनीकी कारणों को वजह बताया। सब्सिडी का लाभ न मिलने से इन औद्योगिक इकाइयों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इंडस्ट्री एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार से इस समस्या का समाधान निकालने की मांग की है। सरकार के इस फैसले के बाद रोजगार संघ का कहना है कि इस फैसले से राज्य को बड़ा नुकसान होगा और अधिक से अधिक पलायन बढ़ जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से अगर जो हमारे लोग इस प्रदेश के भीतर रह रहे हैं, वो पहाड़ों से लेकर मैदानों तक कहीं भी रह रहे हैं और उनका जो रोजगार चल रहा है, कहीं ना कहीं उसमें अगर रुकावट आती है या इस चीज़ से कहीं ना कहीं उस पर बजट के द्वारा रोक लग जाती है, तो निश्चित तौर पर आज का युवा या आज का नागरिक जहाँ पर उसका रोजगार नहीं हो पा रहा है, रोजगार की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो पलायन तो होगा। और आपने तो ये जो संख्या कही है बहुत बड़ी संख्या है और वही संख्या केवल उन लोगों की होगी जो उस रोजगार को सृजित करेंगे, पर उस रोजगार में सैकड़ों हजारों और कितने लोग उसमें लगेंगे, तो उनके भी वो पलायन की बात है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर इस प्रकार की चीज़ें हैं तो उसमें सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद विपक्ष पार्टी कांग्रेस बीजेपी की सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने तंज कसते हुए कहा कि 3,30,000 करोड़ का निवेश लाने की बात करने वाली सरकार की यह उपलब्धि है। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि 620 का जो आंकड़ा है यह सरकारी आंकड़ा है, लेकिन यह आंकड़ा और भी अधिक है। करीब 1000 से 1200 छोटे बड़े उद्योग बंद होने की कगार पर है, जिससे प्रदेश में बेरोजगारी दर और भी अधिक बढ़ेगी, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। 3,25,000 करोड़ का इन्वेस्टर समिट आयोजित करने वाली सरकार के कार्यकाल में ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। 620 का आंकड़ा तो सरकार का है। लगभग 1000-1200 उद्योग, छोटे बड़े उद्योग ऐसे हैं
जो बंदी के कगार में, जिनको बंद होना पड़ रहा है, और लाखों लोग, लाखों नौजवान बेरोजगारी की कतार पर खड़े हो रहे हैं और सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। दूसरी तरफ सरकार ढिढोरा पीट रही है कि 3,25,000 करोड़ के MOU हो गए, इन्वेस्टर समिट हो गया। आप बता दो, मैं चुनौती दे के पूछना चाहता हूं सरकार से कि कितने उद्योग यहाँ पर लगे हैं। 100 लोगों को रोजगार देने वाला उद्योग ये सरकार स्थापित नहीं कर पाई। और आज सरकार के लिए शर्मनाक बात है, और सरकार के उन अधिकारियों के लिए शर्मनाक बात है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हमने ग्राउंडिंग कर दी, इतना हमने ये कर दिया, इतना हमने लोग आ गए हैं, पैसा लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा? फिर क्यों उद्योग बंद हो रहे हैं? जो कांग्रेस के समय में लगे उद्योग थे, सरकार की विफलता के कारण, सरकार की असफल नीति के कारण, सरकार की बेतुकी नीति के कारण उन उद्योगों को बंद होना पड़ रहा, और इसमें हजारों नौजवानों को बेरोजगारी की लाइन पर खड़ा होना पड़ रहा है। बेरोजगार संघ से लेकर विपक्ष तक सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा है। इधर सत्ता पक्ष हर संभव मदद करने की बात कह रहा है। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार प्रदेश में लगातार उद्योगों को बढ़ावा दे रही है, और अभी जिन औद्योगिक इकाइयों की मानक पूरे नहीं थे, अभी उन्हें ही सब्सिडी रोकी गई है। लेकिन आगे सरकार कुछ न कुछ जरूर सोचेगी। उन्होंने कांग्रेस पर भी पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस हर चीज में सिर्फ गलत ही खोजती है। देखिए, मानकों के तहत ही सभी इकाइयों को काम करना है और सभी इकाइयों को निर्देशित भी कर दिया गया है, उनके ऑनर्स को सबको बता दिया गया है, तो मानकों को पूरा करें। और जो अपात्र पाए गए हैं उनका देखिए आगे अब क्या जो भी निर्देश मिलते हैं उस तहत जो है वार्ता भी चल रही है। लेकिन विपक्ष का जो यहाँ पे मैं कहूँगी कि ये बड़ी हास्यास्पद चीजें लगती हैं कि विपक्ष जो है समाधान की ओर को ना जाकर हमेशा ही गलत चीज के साथ खड़ा हो जाता है। मतलब विपक्ष ये कहना चाहता है, कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहती है कि हम लोग जो हैं मानकों के तहत काम करें ना, या फिर बाद में वही लोग कहते हैं कि आप तो जी है नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो इनको देखिए ये दोहरा चरित्र नहीं रखना चाहिए, उनको सीधा एक चीज रखनी चाहिए कि चीज गलत है या सही है, और सही के साथ में सहयोग करना चाहिए। हर चीज के विरोध में खड़े रहना और गलत के भी विरोध में खड़े हो जाते हैं ये लोग, तो ये बड़ी खराब चीज है। केंद्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक विकास स्कीम 2017 को लागू किया था। इसमें बड़ी संख्या में दोनों राज्यों में नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित भी हुई थी। काफी संख्या में उद्यमियों ने अपनी औद्योगिक इकाइयों का विस्तार भी किया। स्कीम के तहत केंद्र सरकार की ओर से 714 इकाइयों को सब्सिडी का लाभ भी दिया गया। लेकिन इस बीच विभिन्न तकनीकी कारणों से 620 औद्योगिक इकाइयों को अपात्र घोषित करने के बाद उद्यमियों को बड़ा झटका लगा है, जिस पर मौजूदा वक्त में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।